मैम कोई एक ऐसा सजेशन स्पेसिफिक सजेशन अगर मैं आपसे पूछूं जो आप पॉलिसी मेकर्स को देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंक्लूसिवली पार्टिसिपेट कर सकें। अगले 10 साल में आपको क्या लगता है कि इंडिया का वर्कफोर्स जो मैप होगा वो कैसे दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू मेट्रोज वर्सेस स्मॉल टाउन? In next 10 years there will be no boundaries of metros and tier 2 tier 3 cities. So what do you think, small town youth is underrated or unstoppable? Unstoppable. Skill or degree, what matters more today? Skill. One quality every small town youth must have. Adaptability. And what is the biggest advantage for India's workforce? They are young. So I think we can easily say कि आने वाले टाइम में हम ज़्यादातर मेरे ख्याल से CEOs, entrepreneurs, innovators जो हैं वो शायद यही होगा कि वो small town से आएंगे. Economic revolutions rarely announce themselves. They appear quietly in data, in migration patterns and in hiring trends. Tier 2 and Tier 3 cities now contribute a significant share of India's job seekers. Employers are increasingly looking beyond metros, and job creation in smaller cities is outpacing traditional urban hubs. So, the question is not whether small towns will power India's future workforce, the question is how fast will they reshape it. This is the Expert Angle podcast and I am your host Aditi. आज हमारे साथ है डॉक्टर चारू कपूर, कंट्री डायरेक्टर एट NIIT फाउंडेशन. एजुकेशन सेक्टर में 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है. इन्होंने टेक इनेबल्ड लर्निंग मॉडल्स बिल्ड किए हैं और डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम को शेप किया है. वेलकम मैम टू जागरण जोश. थैंक यू सो मच. आपके हिसाब से मैम इंडिया का जो नेक्स्ट वर्कफोर्स आ रहा है वो स्मॉल टाउन से इमर्ज हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक ट्रेंड ही है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. जो हमारा इंडिया में वर्कफोर्स डेवलपमेंट का ट्रेंड दिख रहा है, अगर आप ध्यान से रिसर्च देखें तो इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो मोस्टली हमारे 2 tier and 3 tier सिटीज़ में पाई जा रही है. एंड अगर हम देखें तो पूरे यूथ में जो 70% यूथ है वो आज tier 2 and tier 3 सिटीज़ में है और कम यूथ हमारा मेट्रो में है. मेट्रो की जो एज ग्रुप है वो मोस्टली अब एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है. सो इट इज़ रियली ट्रू दैट जो हमारा वर्कफोर्स है वो tier 2 tier 3 सिटीज़ में ही इमर्ज कर रहा है बिकॉज कंसंट्रेशन वहाँ है. इसीलिए धीरे धीरे हमें दिख रहा है कि वहाँ वर्कफोर्स है क्या, या वो मेट्रो में मूव कर रहे हैं या हमारी कंपनीज़ वहाँ जा रही हैं. तो एक तरह की सीमलेसनेस बन रही है. तो ट्रेंड नहीं है बट इट इज़ नाउ बिकमिंग अ रियलिटी. ग्रेट. मैम अगर हम अभी बात करें लास्ट 5-10 साल की अगर हम बात करें तो जो हमारे जो स्मॉल टाउन में जो अभी भी यूथ है, राइट, आप कह रहे हो 70% से ज़्यादा भी वहीं कंसंट्रेटेड है, तो क्या इनके एस्पिरेशंस में भी कुछ चेंज आया है? यस, बिल्कुल आया. अगर हम 5-6 साल पहले देखें तो शायद वो कोविड पीरियड होगा बिकॉज कोविड पीरियड ने बहुत गेम चेंजिंग डिफरेंसेस लाए हैं. एक टाइम था जब एक वो मेट्रो एंड रूरल एंड सेमी अर्बन ये सब डेफिनेशंस थी, बट कोविड की वजह से और उसके बाद जितना डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है हमने ये नोट किया कि जितना वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी तो इवन मेट्रो में जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एक तरह से एक्सेस देना शुरू कर दिया tier 2 tier 3 टाउन के यूथ के लिए. उनके लिए विन विन था क्योंकि वो लोग भी कनेक्ट हो गए और उनको मूव नहीं करना पड़ा और वो भी इन तरह की जॉब्स में पार्टिसिपेट करने लग गए, अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगे. सिर्फ वही नहीं, यूथ के पूरे टेम्परामेंट में भी शिफ्ट है. देयर अडेप्टेबिलिटी इन tier 2 tier 3 towns has really gone up. They have been able to adapt to the new kind of job roles that are coming. They want, their aspirations have grown. They want to move out. It has opened up people's mind also because when they work for larger organizations, तो घर में उनके माँ बाप और उनके घर के लोग उनकी जब डेवलपमेंट होने लगी तो वो भी ओपन हो गए कि दे कैन गो एंड मूव एंड वर्क इन दीज कंपनीज. तो ट्रेंड है, चेंज है. करेक्ट. मैम इसी को ही अगर हम आगे ले जाएं एक स्टेप और, तो इस यूथ का, राइट, हम रोल tier 2 स्पेसिफिकली, tier 3 स्पेसिफिकली, राइट, इनका इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना बड़ा रोल होगा?
So tier 2, tier 3 towns are playing a major role in the economic development of the country. क्योंकि अगर हम देखें जितनी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जितना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, ये सारा tier 2, tier 3 टाउन्स में ही जा रहा है. एंड एक्सपेंशन मेट्रोज़ में एक तरीके का सैचुरेशन है. धीरे धीरे एक्सपेंशन भी इंडस्ट्री का वहाँ हो रहा है. और नॉट ओनली दैट, अगर वहाँ इंडस्ट्री है तो मेट्रो से यूथ को वहाँ ले जाना बहुत मुश्किल है. सो इट इज़ बिकमिंग अ नेसेसिटी कि कैसे हम tier 2 एंड tier 3 टाउन के यूथ को अपस्किल करें, कैसे उनको हम पार्टिसिपेट कराएं जॉब्स में, क्योंकि ये ही हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी गवर्नमेंट की ग्रोथ के लिए, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए बहुत गेम चेंजिंग होगा. बिकॉज़ अगर जहाँ इंडस्ट्री है वहीं पे वर्कफोर्स होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. कंपनीज़ अगर वहाँ से हायर करेंगी तो उनकी एट्रिशन की प्रॉब्लम, उनकी अपस्किलिंग की प्रॉब्लम, उनको हर तरीके से जो एक्सेस है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा. करेक्ट. मैम, बट चैलेंजेस भी बहुत हैं, हम देखते हैं, राइट. सो स्मॉल टाउन का जो यूथ है, हम कहते हैं दे हैव एम्बिशंस, राइट, दे हैव टैलेंट ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस बहुत हैं, राइट. चैलेंजेस हम कह सकते हैं, क्या एजुकेशन है, एक्सपोजर है, या अपॉर्चुनिटीज़ है. बिगेस्ट चैलेंज आपको क्या लगता है वहाँ के यूथ के लिए है? सो इफ़ वी एक्चुअली सी, एजुकेशन तो चैलेंज नहीं है, बिकॉज if you see the best of talent comes from tier 2, tier 3 towns also. So education बिल्कुल challenge नहीं है, because they are aspirational, they are very hard working and they have the best of educations. And for if we see हमारा जो educational institutions का penetration है वो भी tier 2 towns तक बहुत अच्छा है. जो actual challenge है वो उनके exposure का है, क्योंकि उनको opportunities उस तरीके की नहीं मिली हैं. और क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता है तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होगा. तो जो राइट स्किल्स चाहिए जॉब के लिए वो, और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ tier 2 में कम रही हैं ऑल दिस वाइल, तो देयरफॉर एक्सपोजर कम है. और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो उनका एक्सपीरियंस नहीं है. सो इट इज़ अ साइकिल कि एक्सपीरियंस नहीं है और इसलिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी तो इसीलिए उनको एक्सपोजर भी नहीं मिला. तो एक्चुअली उनका मेन चैलेंज यहीं पे है. सो स्किलिंग इज़, आई विल से, एज पर द राइट जॉब रोल्स, द मेन चैलेंज एंड देयर एक्सपोजर. सो बेसिकली आई कैन से कि एजुकेशन एक चैलेंज नहीं है, बट रादर हम कह सकते हैं थोड़ा माइंडसेट का हो जाता है जहाँ पे चैलेंजेस हम देखते हैं, बिकॉज दीज ऑल आर सो इंटरकनेक्टेड, राइट. ओके मैम, सो आगे बढ़ते हैं. आपको क्या लगता है मैम कि जो ये यूथ है हमारा, जो कॉन्सेंट्रेटेड है अभी भी स्मॉल टाउन में हम जिसकी बात कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट स्किल क्या है जिसकी रिक्वायरमेंट है? इज़ इट अ डिजिटल स्किल दैट वी टॉक अबाउट, और इज़ इट लाइफ स्किल्स? सो आई विल से बोथ आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, digital and life skills. Why? Because with the onset of AI, हमें मालूम है कि कैसे टेक्नोलॉजी एकदम, it is like changing in a very dynamic manner. So AI is there, and because of the new technology changes, metro is more exposed. क्योंकि मेट्रो एक्सपोज है तो tier 2, tier 3 टाउन के जो यूथ है उनको इन टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपोज करना, उनके लिए उनको अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. नॉट ओनली दिस, अगर हम देखें ये टेक्नोलॉजी अडेप्शन के लिए उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेटअप है, बिकॉज़ जो स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादातर मेट्रो में है, और रूरल सेटिंग्स में वो स्पेशलाइजेशन अभी भी टाइम लगेगा आने के लिए. तो इसलिए स्किलिंग करना ज़रूरी है, डिजिटल स्किल्स. Now if we see the other part, life skills. Why are life skills important? Because I will say that life skills are important because they have to adapt to this change. So they are, in many of the life skills, the tier 2, tier 3 youth is much better than the youth of metro, because उन्होंने एक तरीके से उनमें resilience है, उन्होंने अपने families में hardships भी देखी हैं, और उन्होंने adapt, मतलब उनमें इतना काम किया, अपनी फैमिलीज़ का साथ दिया है कि दे आर मच स्ट्रोंगर. उनके अंदर करेज भी बहुत है टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस, एंड एस्पिरेशनल है. बट इन सब
एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए जो मेन लाइफ स्किल उनको चाहिए कि कॉन्फिडेंस दे हैव टू गेन, how to collaborate with the world outside the tier 2 tier 3 cities, and how to have the communication. So communication is not only about कि उनको English बोलनी आनी चाहिए, but communication is more about to be able to express themselves, to be able to really network with the world outside. So life skills I think will be most important. करेक्ट. सो मैम अगेन जैसे अभी आपने यू शेयर दीज इनसाइट्स, तो आई थिंक ये कहना गलत नहीं है. आपको क्या लगता है कि स्मॉल टाउन की अगर हम टैलेंट की बात करें तो क्या वो मेट्रोज के उससे ज़्यादा रेजिलिएंट है या ज़्यादा अडेप्टेबल है? यस, वो अडेप्टेबल है और वो रेजिलिएंट भी है बिकॉज उन्होंने उस तरह के हार्ड स्ट्रगल्स देखे हैं. और आई विल से टियर 2 एंड टियर 3 टाउन का जो यूथ है, because of they are into their conventional family settings, so their value system is very strong, and because their value system is very strong, so their commitment is very high, and because their commitment is high, therefore they are more adaptable. They want to change, they want to adapt to the new things, and they want to really move on and upskill themselves to fulfill their aspirations. This is so wonderfully expressed, ma'am. So अभी हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं. हम बात करते हैं NIIT फाउंडेशन की, राइट, जिससे आप यू आर लीडिंग दैट. नाउ NIIT फाउंडेशन, इफ आई एम करेक्ट, वाज आपका ये 2004 में इट स्टार्टेड, राइट, एंड यू गाइज आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क. तो आप मैम हमें बताएंगे कि जो हमारा जो स्मॉल टाउन का यूथ है, राइट, उनके लिए इस टाइप के कोई इनिशिएटिव्स, व्हाट एग्जैक्टली आर यू गाइज डूइंग? Yes. So you rightly said that over 21 years NIIT Foundation has moved in many areas. So हम लोग का एक education division है, हमारा livelihood है और entrepreneurship division है. और through these three various verticals हम लोग impact हर age group में करते हैं. Talking about 2 tier and 3 tier towns, what we are trying to do is that we also know, because see, when it comes to skilling and livelihood, the main thing is economic empowerment होनी चाहिए. यूथ को economically हमें empower करना है, उनको jobs दिलानी है, because अगर यूथ independent होंगे तो अपने family को uplift करेंगे. हमने खुद ट्रेंड में चेंज देखा है. अगर हम मेट्रो में ढूंढते हैं जॉब्स, तो एम्प्लॉयर्स को वो स्किल या तो स्किल गैप होता है और या उस वॉल्यूम में लोग नहीं मिलते हैं. और अगर हम टियर 2 टियर 3 टाउन्स में जाते हैं तो हमारे को वहाँ यूथ भी है जो स्किल होना भी चाहते हैं, और धीरे धीरे वहाँ इंडस्ट्री भी है. सो वी हैव टू क्रिएट एन इकोसिस्टम सो दैट हम सब व्हाट वी डू थ्रू आवर प्रोजेक्ट्स, कि हम सारे स्टेक होल्डर्स को इस पे लाके एक वन पेज पे लाके हम लोग को खड़ा करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे CSR फंडिंग पार्टनर्स हैं वो भी समझ रहे हैं कि कॉलेजेस के अंदर जो डिजिटल स्किल्स की नीड है, टियर 2 टियर 3 में इतना एक्सपोजर नहीं है, तो हमें उसमें काम करना है. अगर हम एम्प्लॉयर्स देखें तो वो भी चाहते हैं कि एजुकेशन नहीं, उनको स्किल चाहिए और उनको यूथ चाहिए, और वहाँ पे इंडस्ट्री है. सो अगर ये दोनों लोग वो ही करना चाह रहे हैं तो हमारा काम भी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ही बनता है, जहाँ हम लोग विमेन स्पेशली इंक्लूसिव प्रोग्राम्स करते हैं, जहाँ पे हम यूथ को लेते हैं, हम कॉलेज सिस्टम में काम करते हैं, हम उनके ट्रेनर्स के साथ काम करते हैं. वी ट्राई टू डू द ट्रेनर प्रोग्राम्स. तो पूरे कॉलेज सिस्टम को हमको सस्टेनेबल बनाना है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम उनके साथ 3 to 4 years तक काम करते हैं. पहले हम उनके ट्रेनर्स को, फैकल्टी को अपलिफ्ट करते हैं, फिर हम उनके यूथ के साथ काम करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, फिर हम एम्प्लॉयर्स को लेके जाते हैं कि अब आप देखो ये स्किल हो गए हैं, जो आपको जॉब प्रोफाइल्स चाहिए इनके हिसाब से ये है. और जितने कोर्सेज़ हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं जो कि एम्प्लॉयर के जॉब रूल्स को मीट करें और यूथ उसमें. सो वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप. So for example, most of the skills in the industry are requiring AI-led job roles now. तो हमने अपना सारा कोर्स कंटेंट इसलिए बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है, ताकि हम उसमें AI का
कंटेंट रखें जिससे कि जो यूथ है दे शुड बी रेडी टू वर्क इन द इंडस्ट्री. And then the whole courses have a 3-tier approach. So they are life skills, which are the core skills, then we do the domain skills, and then we do the job readiness skills. So इन 3 skills के through हम लोग colleges को भी sustainable बनाते हैं, and फिर community में जो youth हैं, जो graduates हैं, जिनको job नहीं मिलती है, उनको भी life skills में हम पहले empower करके, and then we try to take them to livelihood requirements. So there are some of our very interesting programs in which we are working with funders, where from non-STEM background we are taking girls and we are encouraging them to take up STEM careers. So we have seen that women, if they can work in STEM, then they tend to work longer. They can work with lot of stability, and they get an environment where they can work and grow. So we realize that fear कि अगर वो नॉन स्टेम women हैं, हम उनको क्यों हम नहीं कर पाएंगे. So अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स से होते हैं, तो उनके अंदर एक फियर होता है कि हम लोग कंप्यूटर साइंस के जॉब रोल्स में काम नहीं कर सकते. So यहाँ पे हमारे का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम गर्ल्स को लेते हैं, उनकी पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं और गर्ल्स को भी हम काउंसल करते हैं, फिर हम उनको अपस्किल करते हैं और फिर उनको स्टेम करियर्स में हम प्लेस करते हैं. इसी तरीके से काफ़ी इंक्लूसिव प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम यूथ को एम्पावर करते हैं. डिजिटल बसेस के थ्रू हम लोग विलेजेस में पेनिट्रेट करते हैं. तो पैन इंडिया हमारी कम से कम 16 स्टेट्स में डिजिटल बसेस चल रही हैं जो डोर टू डोर जाते हैं. और अगर ये गर्ल्स अपना टाउन्स, छोटे टाउन से बाहर आने में इनके पेरेंट्स नहीं आने देते हैं, बट अगर वहाँ बसेस जाती हैं, सो दे रियली वेलकम, दे आर फुल ऑफ करेज एंड दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड एंड लर्न. सो उनको हम जॉब्स भी दिलाते हैं, उनको कोर्सेज भी कराते हैं. तो बसेस में बैचेस चलते हैं, तो एक बस विलेज टू विलेज जाती है, एक साल में 12 विलेजेस कवर कर लेती है. वहाँ हम लोग जॉब फेयर्स कर लेते हैं. So we try to work with the community, with the stakeholders. So funders को ले आएंगे, employers को लाएंगे, community को लाएंगे, and we see how we can map our programs towards the government mission and vision also. So these are such beautiful initiatives that you have taken, ma'am. ऐसा कभी हुआ है कि कोई इनिशिएटिव या कोई प्रोग्राम NIIT फाउंडेशन का जो आपके बहुत ही दिल के करीब रहा हो, यू हैव सीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिफ्ट इन द यूथ, राइट? आपने कोई प्रोग्राम किया बट उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ एंड विच इज़ वेरी क्लोज टू यू. सो एनीथिंग दैट यूड लाइक टू शेयर? Yes, so I will say, so there is one program in which we did an innovation. It was an research kind of a project in which we thought when this AI in 4th generation technology is coming, so we thought कि जितने हमारे BPOs हैं, this was 2 years back, and जितने हमारे BPOs हैं उसमें जो बच्चे काम कर रहे हैं, they will lose the jobs because we know that AI is taking the jobs. So we thought that why not go to all these organizations and really work closely with them टू अंडरस्टैंड कि उनकी न्यू जॉब रोल्स क्या होंगे. तो हम लोगों ने रिसर्च किया और रिसर्च करके हम लोगों ने सब्जेक्ट पूरा डिफ़ाइन किया कि उनको किस तरह की स्किल्स चाहिए होंगी. एंड कम से कम 150 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमने इस रिसर्च को किया कि किस तरह के न्यू जॉब रोल्स आपको लगते हैं आएंगे. फिर हमने उनके साथ कहा कि आप अपने जो एंट्री लेवल प्रोफाइल्स हैं उनको आप हमें दो, हम उनको अपस्किल करेंगे और उनको रेडी करेंगे. फिर हमने अपना कंटेंट क्रिएट किया AI के थ्रू, एंड उसके बाद AI के एम्बेडेड कंटेंट बनाया जिसमें AI लेड जॉब रोल्स होंगे, जिसमें कि अगर कोई भी अडेप्टेबिलिटी इनको करनी है, बिकॉज विद AI व्हाट इज़ द थिंग दैट इज़ गोइंग टू चेंज. मेनली इट नीड्स दैट यूथ शुड हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज and not only in the domain, but the main thing is adaptability. They should be able to adapt to the AI-led shift that is going to happen. So it is important that they become flexible. So ये सारे बहुत छोटे छोटे सिनेरियोज थे जो ऑर्गेनाइजेशन शेयर किए. फिर हमने कोर्स बना के अब इन ऑर्गेनाइजेशंस के किसी से 50, किसी से 70, किसी से 100
इन लोगों को लेके अब हम वो प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें कि हम इनको अपस्किल कर रहे हैं ताकि ये लोग अपनी जॉब्स ना लूज़ करें। एंड जब हम ये वेबिनार्स करते थे तो इन वेबिनार्स में हम ये नहीं चाहते थे कि हम यूथ को डराएं कि आपकी जॉब जा सकती है, बिकॉज ऑलरेडी उनके लिए ये जॉब्स अंडरसर्व्ड जो हमारी कम्युनिटी है, ये जॉब्स उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट वी मेड देम अवेयर कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अपस्किल योरसेल्फ. So then now it is working in very different ways. It is a hybrid because they are working. They cannot come and do the courses. So हमारे trainers इतनी मेहनत करते हैं, वो अगर ये बच्चे 6 to 8 अवेलेबल होते हैं तो लेट नाइट बैचेस हो रहे होते हैं, अगर मॉर्निंग में अवेलेबल हैं तो तब हो रहे होते हैं, ओवर वीकेंड्स हो रहे होते हैं. So we are trying to adapt to their requirement, and the real concept of anytime anywhere learning is being implemented in this program. We are very I will say fortunate that we have very compassionate funding partners. So in this program we have JP Morgan which is participating, then we have our partners like Cisco, in which we are impacting almost lakhs of youth on cyber security pan India, and we are trying to create workforce for security in the organizations. There we have Infosys, in which we are working inside colleges especially. So I don't want to name some, but most of our funders, and in fact each of our funders comes with lot of uniqueness in the way they bring their vision, and we are able to really bring everyone together for these programs. This is so much relevant, the work that you are doing, right? And I think this gives you a lot of satisfaction also, right? Yes, yes. So abhi since we are on the topic of how AI, जैसे आपने अभी एम्पावर किया स्टूडेंट्स को, तो इससे ये क्वेश्चन आता है कि आपको क्या लगता है मैम कि अभी जो डिजिटल इंडिया या इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन हुआ है, तो उससे हमारा स्मॉल टाउन जो वर्कफोर्स है, राइट, उसने उसको कितना एम्पावर किया और कैसे एम्पावर किया है? So I think that while technology is coming in a very big way with new things that are happening, but if we see the tier 2, tier 3 towns and the towns beyond metro, I will say इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से जितना गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है डिजिटल पूरे सब जगह पे इंटरनेट होना चाहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है, बिकॉज़ जो यूथ है उनको एक्सेस मिल गया है ऑनलाइन लर्निंग के लिए, एंड दे आर एबल टू एक्सेस कोर्सेज, स्किलिंग प्रोग्राम्स, अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज. उससे क्या हुआ है कि जो चीज़ें उनको फ़िज़िकली वो जाके ही मिलती और वो नहीं जा पा रहे थे, अब वो एक्सेस कर पा रहे हैं. तो उनको जितना अपस्किल हो गए हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ गई है, उन्होंने आगे अपने आप को हायर एजुकेशन में एनरोल करना शुरू कर दिया है, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू इतनी ज़्यादा जॉब में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है. उससे सिर्फ उन्हीं को नहीं फ़र्क पड़ा है, एम्प्लॉयर्स के माइंडसेट में भी शिफ्ट हो गया है, बिकॉज़ उनको ये पता चल गया है कि टियर 2 टाउन में भी जो यूथ है उनके अंदर भी पूरी काबिलियत है, और जब वो अपने जॉब मार्केट्स यहीं पे लेके बैठे थे और यहीं ढूंढते थे स्किल को, और उनको स्किल नहीं मिलती थी, नाउ दे नो दैट दे कैन गो बियॉन्ड मेट्रोज ऑल्सो एंड द स्किल इज़ देयर. सो आई थिंक इट इज़ टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 जितना विजन है, जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, इससे बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा. करेक्ट. सो अगर हम कहें जैसे रिमोट जॉब्स हम कह रहे थे या गिग इकोनॉमी, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये गेम चेंजर हो सकता है स्मॉल टाउन यूथ के द वे हाउ दे वर्क? Yes, it can be, because now while industry is trying to go beyond metros and opportunities are there, if the youth starts participating in jobs, then not only उनकी economic condition uplift होगी, I think it will change the landscape of that unit level, and unit level is the family. So when they will start working and they will start participating, and अब वो the dignity of labor which we used to
talk about so much is actually seen. अब हमको दिखता है कि जो यूथ है वो हर तरह के जॉब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो वो बाउंड्रीज़ नहीं रह गई कि ये इस तरह का काम अच्छा है या इस तरह का नहीं है. जो हमारे गवर्नमेंट ने ITIs, पॉलीटेक्निक्स काम सेटअप किए हैं और जितना हर तरीके के ट्रेड्स उसमें उनको स्किल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो हर चीज़ अपने आप में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बन गया है. और क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर बन गया है और उन सब के थ्रू प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, उनको जॉब्स मिल रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ नाउ टियर 2 टाउन्स में इतनी ज़्यादा है कि सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो एक जॉब्स का डर्थ है वो नहीं रहेगा. हाँ, हमें ये गैप्स फिल करने पड़ेंगे उनकी स्किलिंग के, उनके एटीट्यूड के, एम्प्लॉयर्स के माइंडसेट के. और इन गैप्स को फिल करने के लिए जो पैन इंडिया NGOs काम कर रही हैं, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी मेजर रोल. बिकॉज NGOs by the nature of their sheer nature of their organization, the way their setup is, they can actually bring all stakeholders together to meet these objectives. So I think it would be very correct to say that in the coming times, recruiters जो हैं वो intentionally, small town से ही hiring करेंगे. बिल्कुल कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि they will see talent, they will see कि वहाँ पे infrastructure है. They are seeing that now educational institutions are also getting into vocational skilling. NGOs काम कर रहे हैं, corporates hire करना चाह रहे हैं वहाँ से. सो धीरे धीरे माइंडसेट चेंज हो रहा है एंड पीपल वांट टू डू दैट. एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं along with institutions, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द नेशन वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है. एंड CSR has become very organized and with the government mandates very clearly laid out, everyone is trying to align to that. So it is not no longer that CSR is being done only to fulfill an objective, but it is really deep rooted with vision, with mission, that how our country landscape should change. And the corporates are really making efforts कि हम भी वहाँ पे participate करें, because वो जा रहे हैं वहाँ तो employers को वहाँ talent दिखेगा, और क्योंकि industry वहाँ है तो employers भी वहाँ पे जाएंगे. करेक्ट. मैम, इसी उसमें अगर हम बात करें आगे इसके लिए, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, इंडस्ट्री जो इंसेंटिव्स दे रहा है, वो कितने इफ़ेक्टिव हो सकते हैं? सो गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल, आई विल से. तो जो पूरा CSR स्पेस ऑर्गेनाइज हुआ है इज़ बिकॉज ऑफ हाउ न्यू द CSR लॉ हैज़ रियली टेकन शेप. And government is also making lot of efforts. If you see their initiatives around apprenticeship, and apprenticeship is a very beautiful initiative in which the corporates have to bring the youth, they have to take the youth and on job trainings. So उससे क्या solve हो गया है कि पहले अगर corporates talent ढूंढने जाते थे तो experience ढूंढते थे. अब अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लेते नहीं थे. सो अब दे कॉर्पोरेट्स हैव बीन इन अ वे दे हैव बीन फोर्स्ड टू थिंक दैट जब एंट्री लेवल प्रोफाइल है तो आप उनसे एकदम एंड टू एंड रेडी प्रोफाइल्स आपको नहीं मिलेंगी. तो एक माइंडसेट शिफ्ट वहाँ पे भी हुआ है और चेंज हो रहा है. इट विल टेक सम टाइम बट स्लोली एंड स्लोली वी आर रीचिंग देयर. सो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे जॉब रोल्स हैं वो एंट्री लेवल क्या है, तो दे हैव टू रीडिफाइन देयर जॉब रोल्स ताकि जो यूथ जिस लेवल पे एंटर कर सकता है उसके हिसाब से हो. देन अप्रेंटिसशिप विल हेल्प देम टू गिव ऑन जॉब ट्रेनिंग and then these youth become founded well, so they have a good foundation, they can grow in these job roles. Now when the apprenticeship will help them to hire more and more people, it will solve a lot of problem. And therefore it will be important that pre-hire trainings will start taking shape, which we are also doing. So we are doing a model in which we say source, train and hire.
in which we know that there is a requirement. Now where the job role is defined. So the youth is taken, they are trained on those skills and then given to the organizations. Now these they take them as apprentices, and slowly on job they become ready for the next level role. So there is a pre-hire phase in which the youth also can come on board, the organizations are also putting their effort, and the government policies are made so that they can really bridge this gap. So apprenticeship is one. Second is the government policies to they have the national placement portals where lot of organizations are putting their job vacancies. So they are making these visible to youth and the organizations. Then the policies for the not for profits, that what are they. So it is actually bringing all the stakeholders together. So government definitely is playing a big role, and the main thing is if we see their whole plan around the aspirational blocks is made in a fashion that NGOs are encouraged that they take up these aspirational blocks and uplift them when it comes to financial literacy, digital literacy, livelihood programs. So they have made everything aligned towards the Viksit Bharat in 2047. So I am sure these policies will definitely encourage and bring all stakeholders together to develop the country. मैम कोई एक ऐसा सजेशन स्पेसिफिक सजेशन अगर मैं आपसे पूछूं जो आप पॉलिसी मेकर्स को देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? So I think the policy makers, one thing that all of us have to definitely look at, that we have to be little more compassionate when it comes to giving chance to the youth. I think हम लोग भी उनके we are very demanding on them. So जो भी हमारी policies हैं वो inclusive बनाई जाएं, जिससे कि हम हर तरीके के लोगों को साथ लेके चल सकें, whether it comes to participation in jobs, whether it comes to defining some job roles which they can go and participate, because हम ये expect करें कि हमारी industry day one से एकदम ready youth ले लेगी, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि slowly the shift is from education to skilling. एंड हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंक्लूसिवली पार्टिसिपेट कर सकें, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें और उसके बाद रेडी होके एक्चुअली प्रोडक्टिव हो जाएं और अपना पार्टिसिपेट करें इंडस्ट्री में. मैम जैसे हमने देखा कि मोर देन 65% ऑफ द यूथ इज स्टिल इन tier 2 tier 3, राइट? वाई शुड एज इंडस्ट्री लीडर्स उनको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए अभी भी अगर हम कहें स्मॉल टाउन्स में, व्हाट एग्जैक्टली दे विल गेट, राइट? व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट फॉर देम? So I feel that the industry, first of all, the metros are becoming saturated in every way. So everything is getting concentrated in the metro cities. If the industry shifts to the tier 2, tier 3 town, they will solve many problems. Problems like most of the youth they have to migrate, they have to leave their families, and it is creating a stress on the metros. So if the industry shift to the tier 2, tier 3 towns, they will reduce the stress. They will actually तो क्या होगा कि वो इस स्ट्रेस को भी कम करेंगे, प्लस इफ दे आर क्लोज टू द यूथ, then this youth who they have to leave their homes and they have to go, and they are not able to go because of many of their foundations in the tier 2 towns. अगर इंडस्ट्री वहाँ होगी तो वो proximity to work होगी, उनका attrition problem solve हो जाएगा, यूथ को वो वहीं पे पार्टिसिपेट करा पाएंगे जॉब्स में. और tier 2 टाउन का जो यूथ है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि उनकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी है, वो रिजिलियंट है और उनका जज्बा है नई चीज़ें सीखने का, तो आई थिंक प्रोडक्टिविटी वाइज भी उनको बहुत अच्छा टैलेंट tier 2 टाउन्स में मिल सकता है. दे विल सी दैट जो गैप आ रहा है वो मेट्रो में बैठ के प्रोफाइल्स को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है tier 2 tier 3 टाउन में अभी.
उस पे थोड़ी सी मेहनत करके वो अपस्किल हो जाएंगे और दे विल फिल इन ऑल द डिमांड. सो somewhere industries have to move there, and if they move there they'll actually solve the problem of livelihood. जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी एंड टियर 2 टाउन्स की ग्रोथ भी होगी इस तरीके से. Which actually brings me to the next part of this series. अब हम थोड़ा बात करते हैं फ्यूचर की, राइट? अभी तो हमने कहा कि जो प्रेजेंट में जो चल रहा है, तो अगर हम आगे की बात करें, लेट्स से अगले 10 साल में आपको क्या लगता है कि इंडिया का वर्क फोर्स जो मैप होगा वो कैसे देखेगा विद रिस्पेक्ट टू मेट्रोज वर्सेस स्मॉल टाउन? I think what I feel is that in next 10 years there will be no boundaries of metros and tier 2 tier 3 cities. जितना गवर्नमेंट इंटरनेट पे पेनिट्रेशन पे डेवलपमेंट पे काम कर रही है, आई थिंक देयर विल बी टोटल सीमलेसनेस व्हेन इट कम्स टू पार्टिसिपेशन इन जॉब्स. आई फील हमारी जो जॉब प्रोफाइल्स होंगी उसमें एआई ड्रिवन जॉब रोल्स होंगे. हमारा यूथ उसके लिए अच्छा स्किल्ड होगा और वो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे. इतना काम स्किलिंग पे हो रहा है, सो आई थिंक इन नेक्स्ट 10 years अगर सारे स्टेक होल्डर्स विद द राइट विजन एंड गवर्नमेंट की अलाइनमेंट के साथ काम करें तो हम लोग ये स्किल गैप भी मीट करेंगे. और जो न्यू जॉब रोल्स आएंगे उसमें ज़्यादातर हमारे नेक्स्ट लेवल के जॉब रोल्स होंगे जिसमें डिसीजन मेकिंग और उस तरीके के जॉब रोल्स होंगे. जो हमारा यूथ होगा they will be very collaborative. They will have good skills when it comes to teamwork. They will have skills to adapt to the changing scenarios. So they will be quickly adapting to the changes. And this is not only a vision, but it is very important because AI is standing there like a big animal in front of us. So it is important that the entire workforce development happens in the manner that we are able to adapt very fast. So flexibility, adaptability, collaborative work environment where they have the right problem solving skills, they have the decision making skills, and they have the right attitude and aptitude to learn, picking up skills. I think those are the skills which will really play a big role in the future workforce. So I think we can easily say कि आने वाले टाइम में हम ज़्यादातर मेरे ख्याल से CEOs, entrepreneurs, innovators जो हैं वो शायद यही होगा कि वो स्मॉल टाउन से आएंगे. This can definitely happen because of their resilience, because of their courage. I think more and more youth are now participating in setting up their own enterprises, small scale industry, and they are trying to work towards entrepreneurship. That mindset is there. So there will be a lot of surge of this kind of initiatives from the tier 2 towns also. This looks like it. So ma'am, with this I think now we'll move on to our next segment, which is a rapid fire for you, right? So what do you think, small town youth is underrated or unstoppable? Unstoppable. Okay. Skill or degree, what matters more today? Skill. Okay. One quality every small town youth must have? Adaptability. Okay. And what is the biggest advantage for India's workforce? They are young, and if we see India's workforce, the concentration of youth is more than 60%. So that is energy, that is future, that is hope, and that is promise. Oh, wonderful. Okay, so ma'am, any last message that you want to give to the small town youth that you have? So मैं यही बोलना चाहूँगी कि they have complete potential and they have to have the confidence that they can conquer the world, and they should not feel that they don't have that skill which a metro youth will have or the tier 2 youth will not have. They should be able to, they will be able to do whatever anyone else is doing.
So if they have the dreams, they should just go after them, and they should just turn around with courage and with complete resilience, not to give up at all, and they will be victorious. So thank you, ma'am. Thank you for your insights, and it was lovely having you on Jagran Josh. Thank you so much.